हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है पॉलिटी से, राजव्यवस्था से, और साथ ही आप इसे सामाजिक परिवेश से भी समझते हुए देख सकते हैं। सामाजिक संदर्भ में भी आप इस टॉपिक को लेकर करके चल सकते हैं और इस कंटेक्स्ट में यह जो विषय है, यह विषय जो भारत का सामाजिक मुद्दा है, इंडियन सोशल इश्यूज से संबंधित जो जीएस का पेपर 1 है और साथ ही सामाजिक न्याय जो कि पेपर 2 में पढ़ना होता है, इसमें भी आप इसे रख करके देख सकते हैं। ठीक है, आखिर यह मुद्दा है क्या जो कि यहाँ पर पॉलिटी से भी जुड़ रहा है, सामाजिक न्याय से भी जुड़ रहा है और भारत के सामाजिक मुद्दे से भी जुड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने EWS के संदर्भ में एक निर्णय दिया है और यह निर्णय है कि यह कोटा, EWS को जो कोटा मिल रहा हुआ है, किस चीज का कोटा? तो आरक्षण का कोटा। यह जो आरक्षण का कोटा है 10%, यह बरकरार रहेगा, यह कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हमें यह समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि भाई EWS का मतलब क्या हुआ और यह विषय आखिर क्या कुछ कहता है। इस विषय से जुड़े हुए क्या कुछ राजनीतिक पक्ष हैं और क्या कुछ सरकार के पक्ष हैं और क्या कुछ सर्वोच्च न्यायालय के पक्ष हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बेसिक सी जानकारी दे दूं कि EWS, जिस EWS के संदर्भ में हम बातचीत करने वाले हैं, इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, है ना, वीकर सेक्शन। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो गया? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। लेकिन अब फिर आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि SC, ST, OBC, यही तो हो सकता है ना। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ठहरने की आवश्यकता है। ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस SC, ST या फिर OBC या SEBC, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए नहीं हैं, है ना। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये जो EWS से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, SC, ST या SEBC, इससे जुड़े हुए नहीं हैं। ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सामान्य वर्ग, है ना, सामान्य वर्ग से ये बिलोंग करते हैं, इससे संबंधित है। ठीक है, अब इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आखिर यह विषय क्या है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है। ठीक है, पहली बात तो आप यहां पर ये समझ ही लीजिए। क्लियर? आगे सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की खंडपीठ के द्वारा फैसला दिया गया है। क्या फैसला दिया गया है? कि भाई EWS यानी कि इस वर्ग को जो 10% आरक्षण देने की बात की गई थी एक संशोधन के जरिए, कौन सा संशोधन है अभी हम चर्चा करेंगे, उस संशोधन के जरिए जो यह आरक्षण को मान्यता दी गई थी, उस मान्यता को हम बरकरार रखते हैं। और यह जो फैसला है, यह फैसला 3-2 के बहुमत से लिया गया है। यानी कि 5 जजों की खंडपीठ में से 3 जजों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया है, बाकी 2 जजों ने इसके विपक्ष में फैसला दिया है। ठीक है, यहां पर मैं आपको यही संकेत कर दूं कि यह जो खंडपीठ बैठी थी, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित भी शामिल थे और उन्हीं की अध्यक्षता में यह खंडपीठ गठित की गई थी। और कल ही यानी कि आज है 7 नवंबर और कल 8 नवंबर के दिन जस्टिस यू ललित सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। तो उनकी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले यह जो फैसला है, यह फैसला सुनाया गया है और इस खंडपीठ की अध्यक्षता उन्होंने की है ना। अब इस संदर्भ में, इस फैसले में उनका क्या पक्ष रहा, यह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये बात तो आप समझ गए कि भाई इस फैसले में क्या कहा गया है कि 10% का जो आरक्षण दिया जा रहा है इनको,
यह बरकरार रहेगा। ठीक है, अब हम ये समझें कि भाई आखिर मामला था क्या, कौन सा इशू था जो इस विषय को लेकर करके इतना चर्चा का माहौल देखा जा रहा है। देखो 2019 में एक संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, वर्ष 2019 की बात है, आज से 3 वर्ष पहले जनवरी 2019 में संशोधन किया गया भारत के संविधान में, और 103वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के तौर पर वह जाना गया, 103वां, है ना। CAA, CAA का मतलब समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और उस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था भारत के संविधान में। अब यहां पर दोस्तों ध्यान रखना कि भाई जब आप भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक किस चीज की चर्चा है, तो उसमें समानता के अधिकार की चर्चा है ना। और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में क्या है, तो वह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट की बात की गई है ना। और उसी में से अनुच्छेद 15 और 16 ये किसके अंतर्गत आ गए, तो समानता के अधिकार के अंतर्गत आ गए। और यह समानता का अधिकार किससे संबंधित है, तो मौलिक अधिकार है ना। 14 से 18 के बीच में अलग अलग स्तरों पर समानता की बात की गई है। ये इस चीज को आप थोड़ा सावधानी से समझिएगा, है ना, बहुत ही तकनीकी पक्ष है ये। 12 से 35 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ठीक है, और 14 से 18 समानता का अधिकार, है ना। अब इसी समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 भी है और अनुच्छेद 16 भी है ना। और इसी में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया, यानी कि समानता के अधिकार से संदर्भित एक पक्ष को यहां पर शामिल किया गया, है ना। क्या पक्ष शामिल किया गया, तो देखो अनुच्छेद 15 में दोस्तों कहा गया है कि भाई किसी भी धर्म, नस्ल, जाति या फिर जन्म स्थान या फिर लिंग के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेंगे। ये बात कही गई है अनुच्छेद 15 में, है ना। और उसमें कई जो है सब क्लॉज है, 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), इस तरीके से। तो इसी में 15(6) ऐड किया गया और इसमें यह कहा गया कि भाई आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को हम आरक्षण देंगे, और इसमें राज्य जो है इस तरीके से आरक्षण दे सकता है, इसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना, 15(6) में यह कहा गया है। और किस कंटेक्स्ट में, तो शैक्षणिक संस्थानों में, है ना, यह ध्यान रखिएगा। 15(6) में शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की बात की जा रही है। किनको, तो ईडब्ल्यूएस को, शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां ये अब बात आ गई कि भाई 15(6) में तो चलिए आप बता रहे हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की कवायद की गई इस संशोधन के द्वारा। तो 16(6) में क्या है, तो अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है ना। तो 16(6) में यह जोड़ा गया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देंगे। बात समझ आ रही है, उनको हम सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरी, है ना, में आरक्षण की बात की गई। ठीक है, तो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस को इन दो स्तरों पर 15(6) और 16(6) के आधार पर अलग अलग पक्ष के माध्यम से और आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब यहां पर यह समझने की बात है कि भाई जो ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस, इससे जो जुड़े हुए मापदंड हैं ये क्या है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, ये भी समझने की बात है कि आखिर
किसी भी व्यक्ति को हम कैसे मान लेंगे कि हाँ यह ईडब्ल्यूएस या फिर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अभी तक जो आरक्षण की बात की गई थी, है ना, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड स्थिति में हैं, उनको ही आरक्षण की बात की गई थी, है ना, अभी तक। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े वर्ग के लोग हैं और वो भी जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, उनको आरक्षण देने की बात की गई है। और इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर करके बाद में एक तनाव की स्थिति पैदा होती है और उसके बाद याचिका पर याचिका दायर की जाती है विभिन्न उच्च न्यायालयों में और सर्वोच्च न्यायालय में भी। क्लियर? अभी यहां पर थोड़ा ये समझने की बात है कि भाई जिस ईडब्ल्यूएस के लिए हम बातचीत कर रहे हैं, उस ईडब्ल्यूएस के कॉन्टेक्स्ट में क्या मापदंड है, क्या मान्यता है। तो देखो, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ बातें कही गई हैं, यहां पर मैं बॉक्स में लिख देता हूं। पहली बात तो ये कही गई है कि भाई इनका जो सकल आय है, ग्रॉस इनकम है, एनुअल वार्षिक इनकम जो है, कोई भी व्यक्ति जो कि 8 लाख से यदि कम है या फिर अधिकतम 8 लाख रुपए है, तभी उसे हम ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण की सुविधा देंगे, है ना। अब यहां पर मैं बार बार नहीं कहूंगा कि ये जो ईडब्ल्यूएस होगा वो सामान्य वर्ग से होगा, मैंने पहले ही बता दिया है। तो जो भी चर्चा हो रही है उसी संदर्भ में हो रही है, इसमें एससी एसटी और ओबीसी वगैरह इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? तो नॉट मोर देन 8 लाख ये होना चाहिए। ठीक है, ये समग्र वार्षिक आय। ठीक है ना। दूसरी बात यह कही गई कि जो भी व्यक्ति है ना, उसके परिवार का जो एक आवासीय घर है, रेसिडेंशियल हाउस जो है, उसका जो रेसिडेंस है, वह घर 1000 वर्ग फीट से अधिक का नहीं होना चाहिए, है ना। यहां पर मैं घर लिख देता हूं। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट से अधिक बड़ा घर नहीं होना चाहिए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि किसी नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में, यानी कि अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में, उसका जो प्लॉट है, मान लो कि यदि कोई उसकी जमीन है, तो वह नोटिफाइड म्युनिसिपल एरिया में वह 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 वर्ग गज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर यदि वो अधिसूचित नहीं है तो 200 वर्ग यार्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये बातें कही गई इस संदर्भ में, है ना। तो 100 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, है ना। प्लॉट के कंटेक्स्ट में ये बातें कही गई कि यदि अधिसूचित क्षेत्र है तो इतना, और अधिसूचित नहीं है तो इतना, 200, इतना। ये एक जो है क्राइटेरिया फिक्स किया गया ईडब्ल्यूएस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए। क्लियर? अब हम यहां पर बात करते हैं कि इसी के कंटेक्स्ट में जो एक तनाव की स्थिति बाद में पैदा हुई कि जब अभी तक केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ही पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाती रही है, तो फिर ये आर्थिक रूप से एक अलग से व्यवस्था देने की बात क्यों आ गई और इस तरीके से क्यों संशोधन किया गया, कानून क्यों बनाया गया, है ना। और इसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका 2020 में दायर की गई और उच्च न्यायालयों में भी, कई उच्च न्यायालयों में भी इस तरीके से रिट्स वगैरह दायर किए गए थे। ठीक है, बहरहाल हालिया स्थिति की बात करें तो 27 सितंबर 2022, यानी कि इसी वर्ष 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के पास जो एक मामला गया हुआ था इससे जुड़ा हुआ, और यह 5 जजों की खंडपीठ थी, ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया। तो इसने फैसला सुरक्षित रखा। क्लियर? और 7 नवंबर यानी कि आज ही के दिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुना दिया गया। तो अभी तक की जो पृष्ठभूमि रही थी इस पूरे मामले में,
भारत के संविधान में क्या बातें कही गई थी, क्या उसमें इंसर्ट किया गया और क्यों इस मामले ने तूल पकड़ा, ये हमने समझ लिया। और अभी ये भी आप समझ गए कि भाई ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है 3-2 के बहुमत से। क्लियर? अब थोड़ा हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस फैसले के पक्ष में क्या कुछ तर्क दिए गए हैं और इस पूरे विषय के पक्ष में क्या कुछ तर्क दिए गए, है ना। तो यहां पर यह मैं आपको बताऊं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार से यह पूछा कि भाई आप ये इस तरीके से जो आरक्षण दे रहे हैं इसका क्या आधार है, तो भारत सरकार ने कहा कि भाई हम जो ये आरक्षण दे रहे हैं, हम ये आरक्षण एक इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट के तौर पर दे रहे हैं, एक स्वतंत्र वर्गीकरण के तौर पर दे रहे हैं, है ना। अब यहां पर थोड़ा सा आपको फिर से समझने की आवश्यकता है। देखो है क्या कि पहले से ही 50% की एक ऊपरी सीमा तय की हुई है आरक्षण के मामले में, ठीक है ना, कि मैक्सिमम 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। जो भी व्यक्ति आरक्षण लेता है या फिर जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार आरक्षण देती है तो मैक्सिमम 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें 27% आरक्षण ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, 15% आरक्षण एससी और 7.5% आरक्षण एसटी के लिए है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो ऊपरी सीमा तय की गई है ये 50% तय की गई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये जो ऊपरी सीमा तय की गई है ये कब तय की गई है, ठीक है। तो ये दरअसल 1992 में एक मामला आया था और उसी मामले में इंदिरा साहनी वाद था वो, है ना। इंदिरा साहनी वाद में यह निर्णय लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की 9 जजों की खंडपीठ ने निर्णय लिया था, ये ध्यान रखना, है ना। ये जो अभी वर्तमान में फैसला आया है ये तो 5 जजों की खंडपीठ ने सुनाया है। जो 1992 में इंदिरा साहनी वाद में फैसला आया था वो 9 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया था और उसने कहा था कि भाई मैक्सिमम 50% तक की ही सीमा रहेगी, उससे अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो रेस्ट 50% है वह ओपन कंपटीशन होगा, है ना, खुली प्रतियोगिता होगी, उसमें कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन वर्तमान में भारत सरकार ने जो अपना तर्क दिया है वो क्या क्या कहा है कि भाई हम जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं यह इस 50% के अंतर्गत है ही नहीं, है ना, यह इस 50% के अंतर्गत है ही नहीं। हम एक इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट के तौर पर एक स्वतंत्र वर्गीकरण के आधार पर हम ये आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम जो है इस वर्ग के लोगों को शैक्षणिक तौर पर सुविधा मुहैया करवाने के लिए हम शैक्षणिक संस्थानों में, केंद्र स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में हम 25% सीटों में भी वृद्धि करने वाले हैं। ये सब बातें भारत सरकार के द्वारा की गई, ठीक है। तो यहां पर यह समझने की बात है कि भाई भारत सरकार ने जो अपना पक्ष रखा उस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने क्या सोचा, क्या देखा, है ना। तो वर्तमान में जब पक्ष की बात करें, चूंकि 3-2 का बहुमत से निर्णय लिया गया है, तो 3 जजों ने जो पक्ष में कहा है वो क्या कुछ कहा है ना। 3 जजों में माननीय न्यायाधीश श्री दिनेश महेश्वरी, माननीय न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और माननीय न्यायाधीश एस.जे. पर्दीवाला, ये 3 माननीय न्यायाधीश हैं जिन्होंने इसके पक्ष में तर्क दिया है। क्या कहा है कि संविधान के आधारभूत ढांचे का यह उल्लंघन नहीं है ना। अब फिर से आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर यहां पर आप फिर संविधान के आधारभूत ढांचे की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जबकि ये तो मामला कुछ और है, ये तो आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। तो दोस्तों यहां पर यह भी आप समझिए कि जब 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने
यह बात कही कि भाई संविधान का आधारभूत ढांचा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो फिर ये उस बेसिक स्ट्रक्चर में समय समय पर अपडेशन भी किया गया है। और किसके द्वारा अपडेशन किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अपडेशन अक्सर हाँ होता रहता है, कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन होता रहता है। बहरहाल इस बेसिक स्ट्रक्चर में यह कहा गया है कि जो भी सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराना यह भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना यह भी आधारभूत ढांचे का ही हिस्सा है। और यदि इस संदर्भ में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है तो फिर इससे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होगा। यह तर्क दिया गया इस फैसले के अगेंस्ट में, है ना। जो लोग इससे इतर मत रखते हैं उन्होंने कहा कि भाई इससे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, तभी तो याचिका दायर की गई थी। लेकिन इसी के कंटेक्स्ट में अब सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है ना, इससे आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई। अगला 50% की जो ऊपरी सीमा की बात की गई है इंदिरा साहनीवाद में, यह अपरिवर्तनीय नहीं है। इन 3 जजों ने यह कहा है कि यह अपरिवर्तनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह एकदम इनफ्लेक्सिबल है ना, इसमें परिवर्तन हो सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात यह कही है कि ईडब्ल्यूएस को जो एक यह आरक्षण दिया गया है यह एक युक्तियुक्त वर्गीकरण है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन है ना, युक्तियुक्त वर्गीकरण है। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए यह वर्गीकरण किया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब ये 3 जज कर रहे हैं। चौथी बात क्या कही? आरक्षण व्यवस्था पर फिर से विचार करने का अब समय आ गया है। वर्तमान में समाज बदल रहा है, भारत का समाज नए रूप ले रहा है, तो जो प्रवृत्तियां, जो परिस्थितियां पहले थी उसमें अब धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है। तो अब ये चाहिए कि भाई आरक्षण व्यवस्था पर भी एक बार फिर से विचार किया जाए कि इसको हम आगे कंटिन्यू करें या फिर डिसकंटिन्यू करें, है ना। तो ये भी एक सुझाव इन्होंने दिया है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहां पर पक्ष में कही गई हैं। भारत सरकार ने क्या कुछ कहा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे विपक्ष में जो तर्क दिया गया है, विपक्ष में तर्क जो दिया गया है वो मैंने आपको पहले बताया ही कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन और अनुच्छेद 15 और 6, 16, 6 के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया है। एक तो पहले से ही आधारभूत ढांचे के उल्लंघन को लेकर के याचिका दायर की ही गई थी, और जो अन्य 2 जज हैं उन 2 जजों में खुद भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं, जस्टिस यू ललित, और दूसरे हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट, है ना। तो जो मैंने शुरू में बात कही थी कि जस्टिस यू ललित किस पक्ष में रहे हैं, फैसले के पक्ष में रहे हैं या फिर फैसले के विपक्ष में रहे हैं, तो वे फैसले के विपक्ष में रहे हैं, यानी कि 3-2 के बहुमत में वे 2 वाली श्रेणी में शामिल हैं, है ना, जस्टिस यू ललित के साथ में जस्टिस रविंद्र भट्ट। तो जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ये बातें कही, है ना, कि भाई यह जो संशोधन है, यह संशोधन आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, और उन्होंने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के जो प्रावधान किए गए थे उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया, और इन्हीं की बात को जस्टिस यू ललित ने भी सहमति दी है। बात समझ में आ रही है ना? जस्टिस रविंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके से यदि आरक्षण दिया जाएगा तो फिर समानता का जो अधिकार है ना, समानता का अधिकार कन्वर्ट हो जाएगा आरक्षण के अधिकार में, का अधिकार बन जाएगा। है ना, बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जो अन्य लोगों ने इस संदर्भ में अपना तर्क दिया, उन्होंने ये भी कहा
कि भाई जो कई एडवोकेट्स, कई अधिवक्ताओं ने, विशेषज्ञों ने भी इस मामले में पक्ष और विपक्ष में बातें कही, तो इसके विपक्ष में जो बातें कही गई उसमें ये भी कहा गया कि आरक्षण को निर्धनता उन्मूलन योजना के तौर पर ना देखा जाए, है ना। आरक्षण का जो मकसद था वो था कि जो भी लोग पिछड़े वर्ग में हैं, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में शामिल किया जाए, समाज की मुख्य धारा में उनको लाया जाए, ताकि वो भी उत्थान कर सकें, वो भी अपने जीवन का विकास कर सकें, है ना। तो ये सब तर्क यहां पर विपक्ष में दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है? बहरहाल इस पूरी चर्चा में जो एक निष्कर्ष निकलकर सामने आता है वर्तमान में, वो यही है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की खंडपीठ ने इस मामले में जो निर्णय दे दिया है वो यही है कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। इसमें अब कोई इफ बट वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये अब आगे आने वाले समय में डिपेंड करेगा कि क्या इस फैसले के अगेंस्ट में भी कुछ और कदम उठाया जा सकता है, उठाया जाएगा, या फिर और क्या भारत सरकार इस संदर्भ में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, है ना। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल को आप एक बार देख लीजिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को बनाए रखा है। इस फैसले से जुड़े पक्ष विपक्ष के आयामों को समझाइए। बहुत सिंपल सा सवाल है। मैंने ईच एंड एवरी डायमेंशन को बताने की कोशिश की है। क्या ये मामला था, किस तरीके से आगे बढ़ा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में क्या कुछ बातें कही गई हैं, है ना, और क्या कुछ पक्ष और विपक्ष में तर्क रखे गए हैं। इन सभी को समेटते हुए आप एक अच्छा सा उत्तर फ्रेम कर सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।